सभी लोगों को यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम लोगों ने प्लम के ऊपर क्लास स्टार्ट किया हुआ था। कल हम लोगों ने प्लम की कुछ बेसिक चीजें देखी। हमने प्लम में बहुत सारी चीजें कल देखी थी कि सबसे पहले प्लम होता क्या है, प्लम, पीच और एप्रिकॉट में डिफरेंस क्या है, फिर प्रून्स क्या होते हैं। प्रून्स में मैं कल एक चीज बताना भूल गया था कि प्रून्स जो है हैवी फीडर होते हैं। लिख लीजिए इस चीज को। प्रून्स जो है वो हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम होते हैं। पोटेशियम की हैवी फीडर होते हैं। इसके अलावा बनाना भी होता है, अगर आप लोग को याद हो तो बनाना और पोटेशियम ये दोनों ही हैवी फीडर ऑफ सॉरी बनाना और प्रून दोनों ही हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम होते हैं, याद रखेंगे। कल एक पर्टिकुलर कोई चीज गलत हो गई थी जिसको सुधरवाना था। कौन थे, याद दिलाइए एक बार, क्या चीज था वो? चिलिंग चिलिंग रिक्वायरमेंट सर। रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, आप लोग जो है इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ना, हमने यूरोपियन प्लम और इसमें डिफरेंशिएशन किया हुआ था। ये देखिए, हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू हैंडबुक आपका चिलिंग रिक्वायरमेंट 1000 टू 1200 आवर्स है यूरोपियन प्लम में, जबकि जापानीज प्लम में 700 से 1000 आवर है। तो ये चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ये कल मैं थोड़ा सा 800 टू 1000 बोल दिया था, तो 1000 टू 1200 याद रखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कल की क्लास में यूरोपियन पियर और कितने पियर के टाइप सॉरी कितने प्लम के टाइप होते हैं, और ये प्लम की स्पीसीज के अलग अलग के नाम क्या हैं, इन प्लम के ओरिजिन किसने दिया था, कौन कौन से सेक्शंस में डिवाइडेड है, यूरोपियन पियर का ओरिजिन कैसा हुआ है, यूरोपियन पियर और जापानीज प्लम सॉरी यूरोपियन प्लम एंड जापानीज प्लम में डिफरेंस क्या है, इनकी बॉटनी, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हुई थी अलोंग विद द रूट स्टॉक्स, ठीक है। इसके अलावा हमने इसका प्रोपगेशन, जिसमें बहुत कुछ खास चीजें है नहीं, प्रोपगेशन एंड प्लांटिंग भी हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग जो है इसके क्लाइमेट सॉइल, जो कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्लाइमेट सॉइल को डिस्कस करते हुए प्रूनिंग एंड बाकी जो चीजें हैं जैसे कि सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर है, एसिमेट्री ऑफ फ्रूट है, ये जो चीजें हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सर थोड़ा इसकी बहुत पढ़ के वीडियो आए हैं। सर इसकी हाँ वीडियो बोलिए। अपलोड कर दी थी सर। अपलोड हो वीडियो गई है। अपलोड कर दी थी। अपलोड हो गई ओके है, सर, अभी मैं जस्ट छूट थोड़ी देर पहले ही हुआ है सर पीच वाला हमने अभी। कंप्लीट कर लिया, ये छूट गया था मेरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपलोड हो गया है तो आप लोग वहां से एक बार देख लेना, यस सर। ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने आप लोगों का जो प्लम है, प्लम की लगभग चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। प्रून्स में हम लोगों ने प्लम में प्रून्स के बारे में पढ़ा था। इसमें आपको याद रखना है कि ये पोटेशियम का हैवी फीडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। फिर प्रून के जो भी वेराइटीज हैं वो सारी चीजें मैं आगे आप लोग को वेराइटल सेक्शन में लिखवाऊंगा। अब प्लम में हम लोगों ने कल ट्रेनिंग सिस्टम तक स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोस्टली ये मॉडिफाइड लेडर सिस्टम मेनली आप लिखोगे, पर अगर क्वेश्चन जो है टाइप के हिसाब से पूछे कि बताइए यूरोपियन प्लम को हम कौन सा टाइप कहेंगे या जापानीज प्लम को हम कौन सा टाइप फॉलो करेंगे ट्रेनिंग का, तो यूरोपियन प्लम में हम लोग मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, वहीं पे जापानीज में ओपन सेंटर सिस्टम को फॉलो करेंगे। हाँ, रीजन क्या था, ये अपराइट ग्रोथ का है और ये स्प्रेडिंग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा प्रूनिंग में, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। प्रूनिंग की अगर अपन बात करें, तो प्रूनिंग की अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन पियर होते हैं इसमें जो है क्या होते हैं कि ग्रोथ जो है वो कम होती है कंपेयर टू जापानीज प्लम, याद है। इसमें ग्रोथ जो है हाई होती है, हमने डिफरेंशिएशन के टाइम में इस चीज को देखा हुआ था। उसके अलावा यूरोपियन प्लम में फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, जो मेनली फ्रूट सेटिंग है, ये भी कम होती है। अब कम होती है, मैं कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ ना, कम होती है मतलब होती नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकली सही होती है। लेकिन अगर उसको हम लोग जापानीज के कंपैरिजन में बात करें तो फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है वो जापानीज में हाई होती है एज कंपेयर टू यूरोपियन, ठीक है। याद रखना, ये अपने आप में सेटिस्फाइंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग लाते हैं, ग्रोथ लाते हैं, बट अगर जापानीज के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो ये जो है कम फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। जापानीज प्लम में ज्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है। अब अगर ग्रोथ ज्यादा आ रही तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग ज्यादा आ रही है मतलब फ्रूट सेट भी बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। और फ्रूट सेट बहुत ज्यादा होगा तो क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज। रिड्यूस होगी, तो हमको भविष्य में थिनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चूंकि इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग इसके स्पर और ब्रांचेस में आते हैं,
तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग को रिड्यूस करने के लिए भी हमें ब्रांच कम करने की आवश्यकता है, और ग्रोथ को भी देखने के लिए हमको ब्रांच करने की आवश्यकता, मतलब ब्रांच को कम करने की आवश्यकता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो जैपनीज प्लम होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैवी प्रूनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ओवर बियर करता है, जरूरत से ज्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग आता है। ओवर बियर यानी कि हैवी क्रॉप वगैरह आता है, प्लस बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है, हेलो, हाँ प्रिय, एक्चुअली मैं क्लास ले रहा था, उसके बाद आप एक बार फोन करेंगे क्या 8:08 बजे? ओके ठीक। तो ये ओवर बियरर होता है, इसलिए इसमें हम लोग को हैवी प्रूनिंग करने की जरूरत होती है। हमको प्रूनिंग करके उसके जो भी आपके फ्लावरिंग शूट फ्रूटिंग शूट है उसको हटाने की जरूरत होती है, क्योंकि हटाएंगे तभी भविष्य में थिनिंग का खर्चा घटेगा, और क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका फ्रूट का साइज प्रॉपर आएगा। जबकि अगर हम लोग, हाँ, अच्छा, जैपनीज प्लम में लगभग वैरायटी में हैवी प्रूनिंग करते हैं, लेकिन सेंटा रोजा एकमात्र वैरायटी है जिसमें हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता सेंटा रोजा नहीं पड़ती। इसके अलावा जितने भी जैपनीज प्लम की वैरायटी है जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो, उसमें हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पे अगर हम लोग यूरोपियन प्लम की बात करें तो यूरोपियन प्लम ओवर बियर नहीं करती है। ठीक है, इसमें कम आता है क्रॉप। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी यहाँ कम होता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ इस चीज को, है ना। तो इसलिए यहाँ पास हम लोग जो है लाइट प्रूनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी प्रूनिंग नहीं करते हैं। तो केवल और केवल अगर क्वेश्चन, इन केस अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ भैया हैवी प्रूनिंग कौन से में करेंगे, तब आप किसे टिक करेंगे? जैपनीज प्लम। ठीक है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत इसमें है नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग इसके मिनरल एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें, मिनरल्स की, तो आपको याद रखना है कि एक इसमें बोरॉन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो बोरॉन डेफिशिएंसी से एक क्या होता है, मिसशेपन फ्रूट, मिसशेप्ड फ्रूट बन जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरॉन डेफिशिएंसी प्लस हाई टेम्परेचर। बोरॉन डेफिशिएंसी प्लस हाई टेम्परेचर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केल्सी स्पॉट। याद है, हमने पढ़ा था, अलग से भी मैंने इसको लिखवाया है, केल्सी स्पॉट या फिर कोलोसिस स्पॉट, या फिर इसी को क्या कहते हैं, हीट स्पॉट, या फिर ड्राउट स्पॉट, या फिर इसी को आप कह सकते हो कैलिक्स स्पॉट। इतने नाम से आता है। आपको पूछ सकता है बोरॉन डेफिशिएंसी कारण होता है या किस कारण होता है, हाई टेम्परेचर, किसी भी चीज को पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि केल्सी स्पॉट किसका डिसऑर्डर है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको एकदम याद रख लेना, स्टार पॉइंट कर लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉपर डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम होता है बताइए, जिंक डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम होता है, आप लोग खुद बताइए। क्या होगा जिंक डेफिशिएंसी से, क्या होगा? सर बट ब्लाइंड। जिंक से सर रोजेट लिप। रोजेट लीफ, रोजेट लीफ या फिर लीफ ब्रॉन्जिंग जैसी समस्या होगी। कॉपर डेफिशिएंसी यानी कि एक्जेंथेमा, या इसी को क्या कहते हैं, डाईबैक कहते हैं क्या? यस यस। कॉपर, आप लोगों ने सिट्रस में भी देखा है इस चीज को, कई जगह पे देखियो ना, कॉपर डेफिशिएंसी से ये चीज होती है, तो इसको याद कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। हमने कल इसका फ्लावरिंग देख लिया था। ठीक है, फ्लावरिंग अगर हम लोग को याद हो तो याद रखना भाई रोजेसी फैमिली का क्रॉप है, उसमें भी प्रोनोइडी पोमोइडी, तो भाई सबसे पहले तो फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा या फिर हर्माफ्रोडाइट होगा ही, है ना। ये चीज वैसे आप लिख चुके हो, मैं रिवाइज करा रहा हूं। अब हर्माफ्रोडाइट है मतलब मेल एंड फीमेल एक ही जगह है, तो होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेटेड, लेकिन है ये क्या, क्रॉस पॉलिनेटेड। क्यों है क्रॉस पॉलिनेटेड? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, दो चीजें, पहला प्रोटोगाइनी नेचर, और दूसरा क्या पाया जाता है इसमें, सेल्फ गैमेटोफिटिक। गैमेटोफाइटिक सेल। इनकम्पेटिबिलिटी। हाँ, जो कि कौन से टाइप का है, तो ये है आपका गैमीटोफाइटिक टाइप का सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी।
अब जैसे ही सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई गई तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पॉलिनाइजर। Pollinizer. अब पॉलिनाइजर है मतलब हमको 30 से 33% तक पॉलिनाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब पॉलिनाइजर आ गया मतलब आपको पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो याद रखेंगे भैया यह एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और पॉलिनेशन जनरली वही कर रहा है, हनी भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इसमें नया क्या निकला? केवल और केवल प्रोटोगाइनी। ठीक है, जो कि पीयर में भी होता है। अब देखो, और इसमें जो फ्लावरिंग है ना, फ्लावरिंग 1 ईयर ओल्ड शूट या फिर 2 ईयर ओल्ड स्पर में आती है, इसको याद रखना। हालांकि इसको कोई नहीं पूछेगा, 1 ईयर ओल्ड के आसपास का ही ठीक करना है आपको। अब देखो, चूंकि इसमें आपका क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, तो इस बेसिस पे जिसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ कंपेटिबल कहेंगे। तो उसमें खुद से फ्रूट बनेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी कहेंगे, है ना। वैरायटी Yes, हमारी sir. कितने प्रकार की बनेगी? एक सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी बनेगी और दूसरा सेल्फ अनफ्रूटफुल वैरायटी बनेगी। अब Unfruit. हमने इनकम्पेटिबिलिटी के दौरान भी देखा था कि ऐसा नहीं है कि 100% फ्रूट बनते नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनते हैं, है ना। तो जो सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी होते हैं, इसमें अगर हम पॉलिनाइजर ना लगाएं, कोई भी सिर्फ प्योर सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी को लगाएं, तो लगभग 30% के आसपास फ्रूट सेट होता है। ये लिमिट को याद रखना, किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये कहीं पे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव सवाल किया हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। तो सेल्फ फ्रूटफुल में क्या होता है? 30% तक का फ्रूट सेट देखा जाता है खुद से, नेचुरली। और सेल्फ अनफ्रूटफुल में नेचुरली अगर प्लांट को छोड़ दिया जाए तो केवल कितना परसेंट फ्रूट सेट होता है? 1 से 2%। तो अगर कोई पूछे कि प्लम की सेल्फ अनफ्रूटफुल वैरायटी में कितना परसेंट फ्रूट सेट होता है भैया, तो 1 से 2%। विदाउट पॉलिनाइजर की बात हो रही है दोनों ही केस में। और सेल्फ फ्रूटफुल में 30% तक फ्रूट सेट होता है। तो भाई अगर मान के चलो 1 से 2% फ्रूट सेट होता है, मतलब 100 पौधे में केवल 1 से 2 पौधे में फ्रूट लग रहा है। 1 से 2 पौधे की कैपेसिटी की जितनी बस फ्रूट लग रही, तो क्या वो कमर्शियली इकोनॉमिक है? No, sir. sir. नहीं है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? कि इसमें क्या पाया जाता है? गेमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पॉलिनाइजर, जो कि कितनी मात्रा में लगाएंगे? 30 से 33%। ठीक है, अब भाई पॉलिनाइजर आपने कह दिया कि 30 से 33% आप पॉलिनाइजर लगाओ, तो भाई ये भी तो बताओ कि पॉलिनाइजर के रूप में लगाओगे किसे? किसी को भी उठा के लगा दोगे क्या? तो सबसे पहले No, याद sir. रखना, मोस्टली जो यूरोपियन वेराइटीज होती हैं, यूरोपियन वेराइटीज मोस्टली क्या होती हैं आपकी? सेल्फ Self-fruitful. फ्रूटफुल होती हैं, जबकि जापानीज वैरायटी क्या होती है? सेल्फ Unfruitful. अनफ्रूटफुल होती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन जैसे कि सेंटा रोजा। जापानीज वैरायटी जितनी भी हैं उसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सेंटा रोजा, जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि क्लाइमेक्स, जैसे कि रेड रोजा। ये सब क्या है? सेल्फ फ्रूटफुल है जापानीज में। तो ये एक्सेप्शन को याद रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि जापानीज में हैवी प्रूनिंग लगती है बट सेंटा रोजा में नहीं। जापानीज सेल्फ अनफ्रूटफुल होते हैं, इसको ऊपर वाले डेफिनेशन डिफरेंस में लिख लेना। बट इसके कुछ ये एक्सेप्शंस हैं। तो जो जो सेल्फ फ्रूटफुल है उनको तो पॉलिनाइजर की आवश्यकता उतनी है नहीं। हालांकि फ्रूट सेट के नंबर को बढ़ाने के लिए आप पॉलिनाइजर लगा सकते हो। तो जहां जहां सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस आती है वहां पे आपको पॉलिनाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक और चीज को समझना, मैंने कह दिया यूरोपियन सेल्फ फ्रूटफुल होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 100% यूरोपियन सेल्फ फ्रूटफुल होते हैं। इसमें भी कई सेल्फ अनफ्रूटफुल वैरायटी आएंगे। जैसे जापानीज अनफ्रूटफुल होने के बावजूद भी कुछ फ्रूटफुल वैरायटी है ना इसमें, वैसे ही। तो अलग अलग प्रकार के प्लम के लिए अलग अलग पॉलिनाइजर होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूरोपियन प्लम होती है, कुछ बोल रहे क्या? सर लास्ट वैरायटी क्या लिखी? ये रेड रोजा। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरोपियन प्लम जापानीज प्लम को पॉलिनेट कर सकता है। यूरोपियन प्लम जो है किसको पॉलिनेट कर सकता है? जापानीज प्लम को।
लेकिन जो जापानीज प्लम है वो यूरोपियन प्लम को पॉलिनेट नहीं कर पाता है, याद रखेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन की जब बात आएगी तो हमेशा याद रखेंगे कि यूरोपियन प्लम जो है किसको पॉलिनेट करता है, आपके Japanese जापानीज plum. प्लम को, जबकि जापानीज प्लम जो है वो यूरोपियन प्लम को पॉलिनेट नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब वैरायटी लिख लीजिए। अब चूंकि यूरोपियन प्लम को केवल यूरोपियन प्लम ही पॉलिनेट कर सकता है, तो इसके लिए वैरायटी है सुगर और फ्रेंच, जबकि जापानीज प्लम को पॉलिनेट करने के लिए वैरायटी आ जाती है विक्टोरिया। पर आप थोड़ी अलग से यूरोपियन और जापानीज का याद करोगे, तो मैं कुछ कॉमन वैरायटी बता देता हूं जो कि दोनों में ही यूज हो सकता है। इसको ना सीधा ना HVC करके याद रखना, ठीक है। HVC, H फॉर हो गया हरमन, V फॉर हो गया विक्टोरिया और C फॉर क्या हो गया, क्यूलिंग। ये 3 वैरायटी को बस याद रखना है आपको एज एन पॉलिनाइजर प्लम, ठीक है। सर जापानीज प्लम की वैरायटी क्या? कौन सी वाली? ये विक्टोरिया। तो आपको केवल ये कॉमन वैरायटीज याद रखना है जिसको एज एन पॉलिनाइजर हम लोग जो है प्लम में यूज करते हैं, ठीक है। जो शुगर है यूरोपियन के लिए पॉलिनाइजर कम करेगा ना? हाँ विक्टोरिया, क्यूलिंग, हरमन, इन्हीं को ही मेनली पूछा जाएगा अगर आपको पूछता भी है तो, ठीक है। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो, हमने पॉलिनेशन करा दिया, हमने पॉलिनाइजर भी अरेंज करा दिया। अब भाई पॉलिनाइजर अरेंज कर दिया तो अब हम क्या चाहेंगे, फ्रूट सेट एक बढ़ाने के लिए हमने पहला तो क्या किया, पॉलिनेशन की मात्रा बढ़ा दी, जिससे कहीं ना कहीं फ्रूट सेट बढ़ गया। दूसरा, हम फ्रूट सेट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे ना, इससे क्या होगा, फ्रूट सेट इंक्रीज होगा। इसके अलावा हम ऑक्सीजन का भी स्प्रे कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हार्मोनल कॉन्सेप्ट में, Na, इन सब का भी अपन उपयोग करते हैं ना, यूरिया। ठीक, अब हमने फ्रूट सेट बढ़ा लिया, हमने पॉलिनेशन कर लिया, हमने इनकम्पेटिबिलिटी और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास टोटल 2 प्रकार की वैरायटी है, दोनों में हमने पॉलिनाइजर और फ्रूट सेट बढ़ाने के लिए स्प्रे कर दिया। पहला वैरायटी कौन सा है, प्लम की 2 प्रकार की वैरायटी है, एक है भैया यूरोपियन और दूसरा है क्या, जापानीज। यूरोपियन की तो खासियत यह है कि ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट नेचर का है, मतलब क्या है कि इसमें फ्रूटिंग सही होती है, राइट मात्रा में फ्रूटिंग होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा था ना कि इसमें फ्रूटिंग लो होती है, लो होती मतलब कमर्शियली जितना चाहिए उतनी होती है, जापानीज के टाइप बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जापानीज प्लम की खासियत क्या है, ये ओवर बियर करता है। ओवर बियर यानी कि मतलब क्या हो गया, इसमें हैवी फ्रूटिंग आती है, फ्रूटिंग बहुत ज्यादा आती है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, इसमें हैवी क्रॉप लगता है। अब एक बात बताओ, अगर फ्रूटिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई तो क्या समस्या आएगा, क्वालिटी Fruit रिड्यूस। quality reduce क्वालिटी होगा. रिड्यूस हो जाएगा। क्वालिटी रिड्यूस होगा, ब्रांचेस के ब्रेक होने के चांसेस होंगे वजन ज्यादा होने के कारण, Yes, sir. यस सर। लिंब ब्रेक की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर इस साल बहुत ज्यादा फ्रूटिंग दे दिया तो पूरा खाना तो सही से कंज्यूम हो जाएगा, तो क्या इसके पास नेक्स्ट ईयर के लिए खाना बचेगा, No, sir. तो अगले साल क्या हो जाएगा, क्रॉप रिड्यूस हो जाएगा, reduces the crop in next ईयर, अगले साल के लिए ये क्रॉप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो अगर इस प्रकार की समस्या आए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, थिनिंग। Fruit thinning. थिनिंग करेंगे। अब थिनिंग हम अलग अलग स्टेज में करेंगे, पहले ही इस क्रॉप लोड को रिड्यूस करने के लिए हमने जापानीज प्लम में हैवी प्रूनिंग किया हुआ है। दूसरा हम थिनिंग करेंगे, थिनिंग हम लोग फ्लावरिंग स्टेज में भी कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग के टाइम में, फ्लावरिंग यानी कि कौन से समय में, फुल ब्लूम, जब वो पूरे फूल आ जा रहेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, DNOC का स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, Yes, sir. फ्लावर
थिनिंग हो जाएगा। यस सर। तो पहला कौन से टाइम में करेंगे? फ्लावरिंग। दूसरा पेटल फॉल से पिट हार्डनिंग के समय तक। एक बार फ्रूट सेट हो गया वहां से लेके सीड के हार्ड होने के टाइम तक याद रखना है। पिट हार्डनिंग के बाद थिनिंग करोगे तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो पेटल फॉल से पिट हार्डनिंग के समय तक हम लोग जो है दूसरी थिनिंग करेंगे। ये कौन से प्रकार की थिनिंग है? तो ये है फ्रूट थिनिंग। इसके लिए हम क्या क्या हार्मोन यूज कर सकते हैं? NAA, ये कब करते हैं? पेटल फॉल के समय में। ठीक है, इसके अलावा 3CPA, इस प्रकार के केमिकल का उपयोग हम लोग जो है कर सकते हैं फ्रूट थिनिंग करने के लिए। क्लियर है? और बहुत सारे केमिकल आपको पता है, कुछ नया लिखाने की जरूरत नहीं है। मेनली यहाँ पे जिस चीज पे फोकस करना है वो है टाइमिंग, कि भाई थिनिंग अगर मुझे फ्रूट थिनिंग करना है तो मैं कब शुरू करूंगा? बताइए क्या सीखे थे? Full पिट bloom and हार्डनिंग petal से falls. पहले। कब करेंगे? पिट हार्डनिंग होने से पहले। पिट हार्डनिंग से पीट पहले हार्डनिंग होने करेंगे। से पहले तो ठीक है, पर हम जो है कोशिश ये करेंगे कि भैया उसमें पहले जितना भी प्री हार्वेस्ट ड्रॉप या स्प्रिंग फ्रॉस्ट या तेज हवा तूफान से जितना फ्रूट ड्रॉप होना है पहले वो हो जाए, उसके बाद हम फ्रूट थिनिंग करें। पता चल रहा है हम फ्रूट थिनिंग किए उसके बाद प्री हार्वेस्ट ड्रॉप आ गया या कोई ड्रॉप स्ट्रेस कंडीशन आ गया जिससे फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, अचानक से पाला पड़ गया, तो उससे फिर हम जितना थिनिंग किए रहेंगे उसके बाद उससे भी झड़ जाएगा, तो हमारे पास फ्रूट ही नहीं बचेंगे, है कि नहीं? तो हम फ्रूट थिनिंग कब करेंगे? जब हमारा ये सब टाइप का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तब हमको कोशिश करना है कि चालू करें। और किस समय से पहले खत्म कर देना है? पिट हार्डनिंग से पहले। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अभी देखो 2 क्रॉप में रिपीट हो गया है ये, तो लगभग थिनिंग इसी सर थोड़ा बेसिस पे नीचे अपने को करिए। करना है। ठीक है, तो ये सर जापानीज और सर फ्रूट सेट हाँ के लिए बोलिए। सुक्रोज सोल्यूशन पे स्प्रे कर सकते हैं क्या सर? किसका? सर सुक्रोज सोल्यूशन जो पहले क्रॉप हाँ में हाँ, आपने बताया। सुक्रोज सोल्यूशन करोगे तो पॉलन जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसको फूड मटेरियल मिलेगा। तो आपने ऑलरेडी एक जगह पढ़ा हुआ है ना, सुक्रोज से बढ़ाते हैं जिनको। देखो, एक तो सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन को डालेंगे अपन, सेल इलोंगेशन वगैरह के लिए। तो जहां पे वो प्रॉब्लम है वहां पे जिब्रेलिन डालोगे। जहां पे आपको ऐसा महसूस होता है कि फीमेल की जो स्टिग्मा है उसमें प्रॉपर फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वहां पे आप सुक्रोज सोल्यूशन स्प्रे कर दो, वो भी फ्रूट सेट बढ़ाएगा, क्योंकि फूड मटेरियल भी तो जरूरी है ना। यस सर। हम्म, ठीक, यहाँ तक हुआ। यस सर। यस। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वही हमारा फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां से 2 साल हो गया कंपलसरी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। क्रॉप बदल रहे हैं बट क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ ही रहा है। फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो भैया बताइए कौन सा सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व आएगा? डबल सिग्मा। डबल सिग्मोइडल। डबल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। क्या ये केवल प्लम में आएगा? अल्फ्रोनोइडी। पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट। आलमंड, ये जितने भी प्रोनोइडी वाले हैं सब में हमारा क्या आएगा? डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। वैसे ही एप्पल, पियर, क्वींस, लोक्वार्ट, ये सब जो कि पोमोइडी वाले हैं इसमें क्या आएगा? सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो इन चीजों यस को सर। ध्यान देंगे। अब डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है तो भाई स्टेज क्या क्या होगा? रैपिड स्लो रैपिड स्लो रैपिड। रैपिड, स्लो, रैपिड। फर्स्ट में क्या ग्रोथ होगा? एंडोस्पर्म, विंडोज। न्यूसेलस। स्लो में एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड पिट हार्डनिंग। स्पीड हार्डनिंग और एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और लास्ट वाले में फाइनल फाइनल। फाइनल स्वेल। तो अब आप लोग को ये याद हो गया सब लोगों को? यस यस सर। यस सर। ठीक, बार बार इसीलिए हर क्रॉप में रिवाइज करा रहे हैं और पहले भी इसको किए हुए हैं ताकि आप लोग को इन चीजों को इसे याद करने में स्ट्रेस ना देना पड़े। इसी को हम सस्पेंडेड ग्रोथ स्टेज, रेस्ट स्टेज, क्विसेंट स्टेज सब बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही यस फंसाएगा। हर क्लास में इसको लिखना, हर क्रॉप में आलसी नहीं करना लिखने के लिए, ताकि चीजें जो है आप लोगों को याद हो जाए।
एक मिनट रुकिएगा। ओके ओके ओके। ओके, एसटीओ का रिजल्ट आ गया है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक रिजल्ट आया हम लोग का। हाँ से शाम में क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा देर में लगाता हूँ। हाँ, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, अब आपका एएसआरबी भी एक्टिव हो गया है, रिजल्ट्स वगैरह रिलीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक अब एग्जाम वगैरह सब जल्दी होगा और नेट वगैरह का भी होने वाला है शायद। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, हमको फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियर है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके फ्रूट ग्रोथ में एक फिजियोलॉजी, एक प्रॉब्लम देखने या एक चीज देखने को मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिमेट्री ऑफ फ्रूट, जो कि इसमें क्लियरली दिखता है। होता सभी जगह क्लियरली इसमें दिखता है क्योंकि फ्लावर तो सभी के सेम है। एसिमेट्री ऑफ फ्रूट यानी कि जब आप प्लम के फ्रूट को देखोगे तो एक साइड आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। अगर सेंटर एक्सिस से काटोगे तो देख पा रहे हो, इस साइड ज्यादा एरिया, इस साइड कम एरिया है। सिमेट्रिकल कब कहेंगे? जब आप किसी चीज को बीच से काटो तो इस पार जितना एरिया, इस पार जैसा शेप आ रहा है, सेम शेप इस पार भी आना चाहिए। अगर इंसान के शरीर को बीच से काटे हैं तो दोनों साइड बराबर एरिया आएगा, बराबर उंगली का लेंथ, बराबर हाथ पैर का लेंथ, सब बराबर आएगा ना। पर अगर बराबर ना आए, एक साइड ज्यादा आ रहा है, एक साइड कम आ रहा है, मतलब वो क्या है? एसिमेट्री। कि फॉर एग्जांपल एक इंसान का लेफ्ट हैंड ज्यादा लंबा है, राइट हैंड छोटा है, तो भाई जब उसको बीच से काटा जाएगा तो एसिमेट्री आएगा कि नहीं आएगा? है ना? Yes, sir. यस तो प्लम में इस प्रकार की एसिमेट्री पाई जाती है। तो अगर पूछे कि एसिमेट्री ऑफ फ्रूट किस में देखा जाता है, फ्रूट में एसिमेट्री कौन से फ्रूट में देखा जाता है, तो प्लम में देखा जाता है। पहला क्वेश्चन ये। इसका कारण क्या है? तो क्या होता है, ये हो गई इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसे कहते हैं ओवरी, और इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो मान लीजिए कि प्लम के अंदर कितने ओव्यूल होते हैं? 2 ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं? तो Yes, sir. फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक ओव्यूल क्या हो जाती है? डीजेनरेट। एक ओव्यूल क्या हो गया? डीजेनरेट या एबॉर्ट कह लो, ठीक है। एक ओव्यूल क्या हो गया? एबॉर्ट। फर्टिलाइजेशन से पहले हो गया है। अब पॉलन आया, पॉलन ट्यूब आया, और यहाँ पास क्या प्रोसेस चालू हुआ आपका? फर्टिलाइजेशन का। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये तो एबॉर्ट हो गया था, इसमें कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? ये जो ओवरी है इसमें एक ये अबॉर्टेड ओव्यूल है और एक ये नॉर्मल ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है। धीरे धीरे क्या होगा? ये सीड ऐसे ऐसे करके ग्रो होगा। तो जिस साइड ये फर्टिलाइज्ड वाला ओव्यूल है उस साइड ये ओवरी का ग्रोथ ज्यादा होगा, और जिस साइड अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उधर ओवरी का ग्रोथ कम होगा। और आप लास्ट में देखोगे कि एक ऐसा ओव्यूल का निर्माण होगा जिसमें एक साइड आपको ज्यादा ग्रोथ दिखेगा, एक साइड कम दिखेगा। तो जब उसको बीच से काटोगे तो ऑब्वियसली एक साइड ज्यादा कंटेंट मिलेगा, एक साइड कम मिलेगा ना। समझ रहे हो? यस सर Yes, sir. एक ओव्यूल के एबॉर्ट हो जाने के कारण एसिमेट्री होता है। लिख लीजिए, ठीक है। 2 ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल कितने पाए जाते हैं? 2, ठीक है। 1 ओव्यूल एबॉर्ट हो जाता है। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग बढ़िया लिखना। कब एबॉर्ट होता है? बिफोर
फर्टिलाइजेशन ही अबॉर्ट हो जाता है। इसके कारण साइड विथ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जिस साइड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो क्या होता है, डेवलप्स मोर रैपिडली, उधर जो है ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है। और इसके अलावा वो साइड जो है राइप भी होता है जल्दी, राइप मोर अर्ली देन अदर साइड, दूसरे साइड के कंपैरिजन में। ठीक है। इसके अलावा इस साइड सीड भी ज्यादा अटैच रहता है, सीड ऑल्सो मोर टाइटली अटैच्ड। तो इस प्रकार का फिनोमेना हमको प्लम में देखने को मिलता है, जिसके कारण हमको फ्रूट में एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो एसिमेट्री ऑफ फ्रूट और उसके कारण समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक Yes, है, ये sir. आप लोग नोट Yes, करिए, sir. तब तक अगर कुछ छूटा होगा तो मैं चेक कर लेता हूँ अभी तक। अच्छा, प्रून्स में एक और चीज, जैसे हमने पढ़ा था, क्या सभी पीच नेक्टरीन कहला सकते हैं? No, No, sir. नो No, सर। पर sir. क्या सभी No. नेक्टरीन को मैं पीच कह सकता हूँ? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. है ना? वैसे ही क्या सभी प्लम को मैं प्रून्स कह सकता हूँ? नो No, सर। sir. No, प्रून sir. कौन से कहलाएंगे? जिनमें हाई शुगर कंटेंट होगा। Yes, लेकिन sir. जितने भी प्रून्स हैं उसे मैं प्लम कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो लिख लीजिए, Sir, क्या? ऑल प्रून्स आर प्लम बट ऑल प्लम आर नॉट प्रून्स। ये सेंटेंस भी लिख लेना, कहीं पे दे दिया तो काम आएगा। ठीक है। यहां तक हो गया? सर क्या? हाँ बोलिए। Yes. सर जो रिक्वायर, ऊपर वाला सर। हाँ हाँ। सर ये जो रिक्वायर मोर अर्ली देन आफ्टर साइड है। नहीं नहीं, ये राइपन, राइपन जल्दी पकते हैं, राइपन मोर अर्ली देन अदर साइड, दूसरे वाले साइड जिधर रिपोर्ट हुआ रहता है ना उसके कंपैरिजन में इधर जल्दी राइपनिंग आती है। और सर उसके नीचे? सीड ऑल्सो मोर टाइटली अटैच्ड, जिस साइड ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ है उधर ज्यादा टाइटली अटैच्ड होता है, जिधर नहीं होता लेस। हो गया सर। हो गया? No, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का चीज क्लियर हुआ, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक Yes. बनता है भाई मैच्योरिटी इंडाइस। हमने डिसऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया है लगभग चीजें। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, मैच्योरिटी। तो देखो मैच्योरिटी में बहुत ज्यादा नहीं घुसते, जो काम की चीज है वो यही है कि देखो भाई, एक तो फ्रूट फॉर्मनेस, फ्रूट फॉर्मनेस हमारा मैच्योरिटी इंडाइस है। फ्रूट फर्मनेस, इसको नापने के लिए हम दो तीन मशीन यूज करते हैं, आप सबको याद हो जाना चाहिए, ड्यूरोमीटर, Pyrometer and petrometer. पेनिट्रोमीटर, या फिर क्या कहेंगे, प्रेशर टेस्टर। जनरली 4.1 से 0.1 केजी तक का प्रेशर इसमें मैच्योरिटी इंडाइस कहलाता है, बट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक बता रहा था कि ये यूज होता है, तो फ्रूट फर्मनेस याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी इंडाइस इसमें भी क्या है, फ्रीनेस ऑफ पिट। तो दो मैच्योरिटी इंडाइस आपको समझ में आ गए। पीएसएस अगर याद करना चाहो तो 12.5 to 13%। बाकी ये फ्रीनेस फ्रॉम पिट, और वैसे भी ये जो माइनर क्रॉप्स है इनके मैच्योरिटी इंडाइस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज बचा है इसमें। ठीक, अब हमने मैच्योरिटी कर लिया, अब हमारी टाइम आती है किसकी,
हार्वेस्टिंग की। तो अगर मैं हार्वेस्टिंग की बात करूं, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग की अगर अपन बात करें तो हार्वेस्टिंग होती है कब? मई जून। भाई फरवरी मार्च में फूल आया, मार्च में फ्रूट सेट लगा, और मई जून जुलाई में अपना हार्वेस्टिंग हो गया। फ्लावरिंग कहीं साइड में लिख लेना भैया, फेब के सेकेंड वीक से लेके मार्च तक था ना, याद है? यस सर। अब आपने यस सर। हार्वेस्टिंग भी कर लिया तो कहीं ना कहीं स्टोरेज तो करोगे ना। तो स्टोरेज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में। 85 से 90% RH लगभग कॉमन है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। अगर टेम्परेचर को लेस देन 0.5 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो जेलिंग ऑफ फ्लैश, इसके फ्लैश में जेली बनने लगते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर के कारण, क्योंकि पेक्टिन फिर डिसॉल्व नहीं हो पाता। पेक्टिन के डिसॉल्व होने के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आने लगता है। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर अगर लो हो गया तो जेलिंग ऑफ फ्लैश का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब देखो, आप हार्वेस्ट करके ले आए, मेच्योरिटी देख के स्टोर भी कर लिए। अब भाई कभी ना कभी तो बेचोगे ना, और स्टोर भी करके रखोगे। तो बेचने से पहले आप पकाओगे, स्टोर करने के लिए थोड़ी पकाओगे, बेचने के जस्ट पहले पकाओगे ना। तो दो चीजें हैं, या तो आप लंबे समय के लिए स्टोर करोगे तो स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए आप किसका स्प्रे करोगे? कैल्शियम, हमने पढ़ा है ना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम का स्प्रे करने से क्या होता है? इंक्रीज होता है फॉर्मनेस, जो कि अल्टीमेटली किसको इंक्रीज करता है? सेल्फ या फिर स्टोरेज लाइफ जिसे कहते हैं, इसको। तो अब आप लोग को कम से कम इतने क्रॉप पढ़ने के बाद ये चीज तो समझ में आ गया कि कहीं पे भी कैल्शियम का पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे बता रहा है, मतलब वो किस चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं? फॉर्मनेस को, सेल्फ लाइफ को। ये समझ में आ गया, इसको याद करने की जरूरत है क्या किसी को अब? नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है। अब भाई मैंने स्टोर भी कर लिया लंबे समय के लिए, अब भाई कभी ना कभी तो मैं पकाऊंगा ना उसको, है कि नहीं? तो अब बारी यस सर। आती है राइपनिंग की। तो भाई अगर मेरे को राइपनिंग करना है तो मैं कौन से हार्मोन का उपयोग करता हूँ? इथाइलिन। इथाइलिन। तो कहीं ना कहीं इथाइलिन। मैं इथाइलिन या इसका सब्स्टिट्यूएंट जो दूसरे केमिकल फॉर्म है, इथेफोन, इसी का स्प्रे करूंगा। इसके अलावा एक और चीज का स्प्रे कर, एक और चीज का उपयोग किया जा सकता था, एसिटिलीन, लेकिन ये सब तो पेन है, एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, तो इनको छोड़ दो। हमारा इथाइलिन का उपयोग आप कर सकते हो, जिससे कि राइपनिंग इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज इससे पहले लिख लिए रहे ना, ग्रेडिंग। इसमें टोटल 3 ग्रेड पाए जाते हैं, स्पेशल, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। हालांकि ये कोई काम का नहीं है, स्पेशल, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक है। तो देखो, अब हमको राइपनिंग करना है, तो राइपनिंग के लिए हम इथाइलिन इथेफोन का उपयोग कर सकते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर मुझे राइपनिंग करना है किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट को, ठीक है, तो भाई राइपनिंग, मैं अगर तोड़ चुका हूँ उस फ्रूट को, ये फ्रूट मैं तोड़ के फिर घर में ले आया हूँ, तो क्या मैं कोई भी फ्रूट को पकड़ के पका सकता हूँ क्या? टोटल 3 प्रकार के फ्रूट होते हैं भैया, याद रखेंगे, ठीक है। एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। दूसरा जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। और तीसरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्रेस्ड क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। और हाँ बोलिए। सर किसी का माइक ऑन है। माइक ऑफ कर लीजिए किसके साइड माइक से। ऑन है। एक मिनट रुकियो, मैं चेक कर लेता हूँ। चंद्र प्रकाश और हाँ लकी, माइक ऑफ कर लो। ठीक, लगभग लोगों का बंद है ना, ओके। हाँ तो देखिए कि भाई फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। अब एक बेसिक सा चीज समझिए आप लोग, फिर आप लोग खुद बताएंगे कि इसमें राइपनिंग हो सकती नहीं हो सकती है, प्लम किस प्रकार का है, सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। ये एक पौधा सर है। स्लाइड ऊपर कीजिए थोड़ा। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए ना, नहीं लिख पाया। लिखे नहीं है क्या? और ठीक है, ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। इसी में हमको 15-20 मिनट लगना है, 10-15 मिनट लगना है, बाकी तो आपका फिर टाइम लगेगा नहीं बाकी चीज में। हो गया सर। हम्म।
और जो समझ में आता है भाई उसको लिखा करो, नहीं लिख पाते हो तो वीडियो देख के लिखा करो। कहानी जब सुनते हो तो ऐसा लगता है कि समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ऐसा लगेगा, पर समझ आएगा नहीं, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए लिखा करो चीजों को सभी लोग। ठीक, तो चलिए अब आ जाते हैं अपन इस टॉपिक पे। मान लीजिए ये एक पौधा है और इसमें लगे ये बहुत सारे फ्रूट हैं। जब तक ये पौधा फ्रूट में लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ये फ्रूट में तीनों ही पकने की जो प्रक्रिया होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी, अपने तरीके से ही पकेंगे। क्योंकि इस पर्टिकुलर जो टाइप का क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक या सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक, इस टाइप का जो डिफरेंशिएशन किया गया है ना, वो किया ही इस बेसिस पे किया गया है कि अगर मैं इस फ्रूट को तोड़ लूं, कौन से अवस्था में, कच्चे अवस्था में, अध पके अवस्था में अगर मैं तोड़ लूं, तो तोड़ने के बाद उसमें किस प्रकार के बदलाव होते हैं, उस बेसिस पे हम उसे क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक और सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक कहते हैं। पर जब तक ये पौधे फ्रूट में, पौधे में लगे हैं ये फ्रूट, इनके पकने की प्रक्रिया सब होगी, सब फ्रूट पौधे में पकते हैं, एवोकेडो को छोड़ दो तो, ठीक है। सब फ्रूट अपने पौधे में पकेंगे, सब फ्रूट के पकने की फिजियोलॉजी सेम होगी, पकते समय सब में इथाइलिन बढ़ेगा, सब में इथाइलिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इनमें से कुछ वैरायटी ऐसी होगी जिसमें से अगर फल को तोड़ के मैं बाहर निकाल दूं, कुछ क्रॉप ऐसे होंगे जिसमें से अगर फल को तोड़ के मैं बाहर ला दूं, तो हो सकता है इथाइलिन का प्रोडक्शन आगे ना हो। उसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन केवल पौधे में रहते हुए हो रहा था, तो ये तोड़ने के बाद नहीं पकेंगे, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसमें तोड़ने के बाद भी बराबर स्पीड में आपका इथाइलिन का प्रोडक्शन होता रहेगा, तो भाई उसमें तोड़ने के बाद भी पकेगा कि नहीं पकेगा, वो तोड़ने के बाद भी। यस सर। यस सर। तो उन्हें हम क्या कह देंगे, क्लाइमेट्रिक। वहीं पे कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसको तोड़ने के बाद ऐसा भी नहीं है कि एकदम इथाइलिन बनेगा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम नॉर्मल स्पीड से इथाइलिन बनेगा, मीडियम स्पीड से थोड़ा थोड़ा इथाइलिन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि थोड़े थोड़े स्पीड से पकते रहेगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, सप्रेस क्लाइमेट्रिक। सप्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेट्रिक। अभी मैं बताऊंगा तब से लिखना चालू करना, भी समझने में फोकस करो, ठीक है, ये वाले पॉइंट को, फिर उसके बाद लिखना आराम से, ठीक है। तो देखो फ्रूट कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। किस बेसिस पे, जब हम फ्रूट को तोड़ने से पहले ये तीनों एक जैसे पकेंगे पौधे में, तोड़ने के बाद अगर हम इस पौधे को, फ्रूट को तोड़ लेते हैं, तो जो तोड़ने के बाद भी एकदम सेम स्पीड से पके उसे क्या कहेंगे, बताइए। क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक। ये एक पॉइंट लिखिए। दूसरा, जिसे जो तोड़ने के बाद ना पके उसे क्या कहेंगे, नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक। और जो तोड़ने के बाद धीमी रेट से पके, स्लो रेट से राइपनिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, सप्रेस सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक। सप्रेस क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक तोड़ने के बाद पक ही नहीं रहा था, कारण क्या है, इथाइलिन का प्रोडक्शन इथाइलिन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नहीं हो। इथाइलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। क्लाइमेट्रिक तोड़ने के बाद पका, क्यों, इथाइलिन का इथाइलिन प्रोडक्शन। इथाइलिन का प्रोडक्शन हुआ, मतलब उसमें नहीं हो रहा था बोलने का मतलब ना के बराबर होता है नॉन क्लाइमेट्रिक में, ठीक है। और सप्रेस क्लाइमेट्रिक धीरे धीरे पक रहा है, कारण क्या है, इथाइलिन प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। स्लो रेट में इथाइलिन प्रोडक्शन। हाँ ठीक। तो चलिए कि अगर हम किसी फ्रूट को तोड़ दें तो नेचुरली नहीं पक सकता, नॉन क्लाइमेट्रिक है तो पकेगा, अगर क्लाइमेट्रिक है तो स्लो रेट से पकेगा, अगर वो सप्रेस क्लाइमेट्रिक है। लेकिन क्या एक नेचुरल सोर्स ऑफ इथाइलिन ही किसी फ्रूट के पकने का एक मात्र जरिया होता है, या और भी ऑप्शन होता है फ्रूट के पास, हमारे पास पकाने के लिए, होता है हम सर। बाहर भी तो डाल सकते हैं ना। सर वाइट वॉइस ब्रेक हो आपकी रहा वॉइस है, बहुत धीमी आ रही है। अभी क्लियर नहीं आ रहा सर। कट कट कैरी सर। ओके, यहाँ थोड़ा सा लगता है नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अभी ठीक है। हाँ सर। यस सर। वॉइस सर। सर, लैग तो नहीं कर रहा है ये, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। अभी ठीक है, यस सर। यस सर। सर अभी ठीक है। ठीक है। तो देखो, क्या हमारे पास एक फ्रूट को पकाने के लिए केवल और केवल इंटरनल इथाइलिन कंसंट्रेशन ही एक रिस्पॉन्सिबल चीज है, या बाहर से भी इथाइलिन देके पका सकते हैं,
बाहर से भी देख सकते लेके पका सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि इंटरनली अगर ऐसी चीजें हैं तो हम उसे क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक और सब्जेक्ट क्लाइमेट्रिक में कैसे डालेंगे। दूसरा चीज ये होता है कि अगर मान के चलो मैं बाहर से इथाइलिन डालूं, उसके बावजूद भी फ्रूट ना पके, तो उस वो किसके कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन क्लाइमेट्रिक के। मतलब नॉन क्लाइमेट्रिक एक ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर खुद में भी इथाइलिन का प्रोडक्शन नहीं होता बहुत ज्यादा मात्रा में, एक बार तोड़ दे तो। और दूसरा, आप बाहर से भी अगर इथाइलिन डालो तो भी उसके अंदर इथाइलिन का पीक नहीं आ पाता, इथाइलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक। मतलब चाहे सेल्फ स्टार्ट दो, चाहे किक मारो, गाड़ी चालू नहीं होगा। ठीक है, और क्लाइमेट्रिक में क्या है, खुद में भी इथाइलिन है, बाहर से इथाइलिन डाले तो और स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब किक मारने का सिस्टम तो है ही है, सेल्फ भी लगाए तो भी गाड़ी चालू होगी। समझ में आ रहा। यस सर। सर। अब आता है सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक। इसमें ऐसा है कि खुद से धीरे धीरे इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है, जिससे वो धीरे धीरे पकता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं बाहर इथाइलिन डाल देता हूँ फिर शायद स्पीड बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता। बाहर से इथाइलिन डालने के बाद भी ये जो है राइपनिंग की प्रोसेस को फास्ट नहीं करता। मतलब इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, केवल आप या तो सेल्फ मार लो या तो किक मार लो, दोनों चीज नहीं मिलेगा। दोनों चीज किधर मिलता है, क्लाइमेट्रिक में। समझ में आ रहा। मतलब ये एक मैकेनिज्म से क्या समझ में आया, ये बीच का सिस्टम है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। समझ में आया। ठीक, तो बेसिक अपने को क्लियर हो गया, कहानी रफ आइडिया तैयार हो गया। अब लिखिए, तो भैया एक साइड लिखो नॉन क्लाइमेट्रिक, दूसरे साइड लिखो क्लाइमेट्रिक, और तीसरे साइड लिखो सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप लोग पूरा लिखिए। ठीक है, अगर हम नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करें तो देखो क्या होता है, ये हमने तोड़ा फ्रूट को। ठीक है, तोड़ने के बाद इस फ्रूट को हम रखेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पहले दिन कितना इथाइलिन है, दूसरे दिन कितना इथाइलिन है, तीसरे दिन कितना इथाइलिन है। तो जब हम एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट को देखते हैं तो इधर हम ले लिए, मान के चलो इथाइलिन का कंसंट्रेशन, इधर ले लिए टाइम, तो हम देखते हैं समय के साथ साथ इसमें कोई बहुत ज्यादा इथाइलिन में परिवर्तन नहीं होता। अगर ग्राफ ऐसा, इसका मतलब क्या है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन देखने के बावजूद भी इथाइलिन की मात्रा आप देख रहे हो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ले लूं एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट को और इसको मैं हर रोज इथाइलिन को अगर मैं चेक करूं, तो मैं देख पाऊंगा कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक अगर आऊं तो जो इथाइलिन की मात्रा है वो यहां से कहां तक बढ़ जाती है, यहां तक। फिर धीरे 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 घटती है, ऑब्वियसली एक दिन तो घटेगी ही ना। तो आप एक बात बताओ, इथाइलिन की हाईएस्ट वैल्यू कौन से प्रकार के फ्रूट में देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक पीक। ठीक है, इथाइलिन की हाईएस्ट मात्रा हमको इसमें देखने को मिलती है। तो आप लिखेंगे कि भैया नॉन क्लाइमेट्रिक में फ्रूट में क्लाइमेट्रिक पीक दिखता है कि नहीं दिखता। नहीं दिखता। नहीं दिखता। नॉट ऑब्जर्व्ड, मतलब इथाइलिन नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद नहीं होता, मैं नॉट लिखा हूं मतलब नहीं के बराबर, एकदम ही जीरो होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। देख रहे हो, जीरो से उठ के कुछ ऊंचाई तक तो आया है, तो नहीं के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। वहीं पे क्लाइमेट्रिक में क्या लिखेंगे, क्लाइमेट्रिक पीक इज ऑब्जर्व्ड। क्लाइमेट्रिक पीक देखने को मिला कि नहीं मिला, देख रहे हो ना यहाँ पे। यस सर। ये किसके किसके बीच का ग्राफ है, तो इथाइलिन कंसंट्रेशन समय के साथ कितना बढ़ा उसके बीच का ग्राफ है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इथाइलिन प्रोड्यूस्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद इथाइलिन का प्रोडक्शन हुआ है भैया। ठीक है, क्लियर है।
Yes, अब sir. हम आ Yes, जाते sir. अब हम आ जाते हैं किसमें, आपके देखो ये एक हो गया क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, और ये हो गया एक क्लाइमेट्रिक। अब तीसरा हम आ जाते हैं किसमें, सप्रेस क्लाइमेट्रिक। इसमें हम जब 1 2 3 4 5 10 20 25 दिन का हम लोग जब बनाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि देखो क्लाइमेट्रिक यहां तक आ रहा था, सॉरी नॉन क्लाइमेट्रिक यहां तक आ रहा था, क्लाइमेट्रिक का ग्राफ ऐसा बन रहा था। सप्रेस क्लाइमेट्रिक में भी तोड़ने के बाद भी इथाइलिन का प्रोडक्शन हो रहा था, देखे थे हम, लेकिन क्या डिफरेंस था, Slow बहुत स्लो production. रेट में। स्लो रेट में। Slow तो rate. इसमें आप देखो इस प्रकार का कर्व, मतलब क्लाइमेट्रिक पीक ना ही इथाइलिन के जितना एकदम डाउन रहेगा, ना ही क्लाइमेट्रिक मतलब सॉरी नॉन क्लाइमेट्रिक के जितना एकदम डाउन रहेगा, ना ही क्लाइमेट्रिक के जितना एकदम टॉप लेवल का रहेगा। इसमें स्लो रेट में मीडियम अमाउंट में इथाइलिन प्रोड्यूस होता है, समझ में आया। यस। Yes. तो क्या होता है सप्रेस क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक पीक इज नॉट टू हाई बट नॉट टू लो एज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं भाई, आपको अपने शब्दों में जो समझ में आता है, हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिखो। सप्रेस क्लाइमेट्रिक फ्रूट का क्लाइमेट्रिक पीक ना ही एकदम ज्यादा क्लाइमेट्रिक के जितना हाई होगा, ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक के जितना लो। इसका मतलब क्या हुआ, इथाइलिन प्रोड्यूस्ड, इथाइलिन बन रहा है आफ्टर हार्वेस्टिंग बट इन स्लो रेट। क्लियर है, कम स्पीड में, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार ये फ्रूट में ये पीक आ नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं फ्रूट के ऊपर बाहर से इथाइलिन डाल देते हैं। तो क्या होता है कुछ फ्रूट में इस पीक को जल्दी लाने के लिए हम लोग बाहर से इथाइलिन डालते हैं। अब आप लोग को पता होगा जब मैं इथाइलिन समझाया था तब बताया था, रोबोट पिक्चर में जैसे रजनीकांत अपने आप को बार बार बनाता है, कहीं अपने रोबोट की कॉपी बना लेता है, Yes, नहीं sir. याद है। So वैसे ही it's like इथाइलिन अगर थोड़ा बहुत मात्रा में भी पहुंच गया तो वो खुद के प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसको ऑटो Yes, sir. कैटालिटिक नेचर बोला था, याद है। तो अगर ऑलरेडी जिसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है उसमें बाहर से इथाइलिन और डाल दोगे तो इथाइलिन बनाने वाले लोगों की मात्रा बढ़ जाएगी कि बढ़ेगी नहीं sir. बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी. है ना। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट में जब आप बाहर से इथाइलिन डालते हो तो इथाइलिन बनाने की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पास आया है, ये पीक यहीं पे आ जाएगा, मतलब जो 5 दिन में आ रहा था वो 3 दिन में ही आ गया। तो जब हम इथाइलिन बाहर से डालते हैं ना तो इथाइलिन प्रोड्यूस होने की जो पीक है वो समय से पहले आ जाती है, इसीलिए इथाइलिन जल्दी, इथाइलिन डालने के बाद जल्दी राइपनिंग आती है, समझ रहे हो। Yes, sir. समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे यस हो। सर। जितना इथाइलिन 10 दिन में बनना था वो 4 ही दिन में बन जाएगा, क्योंकि बनाने वाले लोग बढ़ रहे हैं ना। Yes, sir. तो इथाइलिन जब हम डालते हैं तो राइपनिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, मतलब बाहर के इथाइलिन डालने से भी पक रहा है। तो इस प्रकार का चीज आपको कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ऑब्जर्व होगा, क्लाइमेट्रिक नेचर में। Climatic में. लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक में तो वैसे ही इथाइलिन नहीं बनता। तो इसमें जब आप बाहर से भी इथाइलिन डालते हो नॉन क्लाइमेट्रिक में तो भी ऑटो कैटालिसिस या इथाइलिन के प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो याद रखेंगे कि नॉन क्लाइमेट्रिक में एक्सटर्नल इथाइलिन अगर आप डालते हो तो राइपनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसा ही रहता है। क्लियर है ये चीज, नो पीक सीन, इसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा क्लाइमेट्रिक पीक हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे क्लाइमेट्रिक में अगर आप एक्सटर्नल इथाइलिन डाल दिए तो क्या हो जाता है, राइपनिंग आपका इंक्रीज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, Yes, sir. यस। है ना। तो क्या होता है आपका क्लाइमेट्रिक पीक जो है वो, ठीक है आप लोग शब्दों को समझना, राइटिंग मेरी ना ठीक हो नहीं पा रही है। क्लाइमेट्रिक पीक जो है वो अर्ली आ जाती है, जल्दी आ जाती है, जिससे हमको क्या होता है जल्दी फ्रूट में पकने का प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है।
यहां तक हो गया। अब Yes. हमारा जो सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक होता है, इसकी खासियत क्या है? इसमें भी अगर आप एक्सटर्नल इथाइलिन डालोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो पीक ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या समझ में आया अभी तक? सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर से पकेंगे अपने ही मन से और एकदम स्लो स्पीड में। तो ये जो करेंगे अपने मन से करेंगे, किसी और के मन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ तीनों के बीच का डिफरेंस? यस सर। अब देखो, इस प्रकार की जो फिजियोलॉजी है ना, ये पूरे प्लम में पाई जाती है ऐसा नहीं है। प्लम में तीनों प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। प्लम में कुछ वैरायटी है, जैसे कि एक वैरायटी है स्वीट मीडियम, ये नॉन क्लाइमेट्रिक नेचर का है। स्वीट मीडियम ये नॉन क्लाइमेट्रिक नेचर का है, प्लम की ही वैरायटी है। वहीं पे सेंटा रोजा, जुलाई सेंटा रोजा, ये क्लाइमेट्रिक नेचर का है। और यहीं पे गोल्डन जापान, गोल्डन जापान ठीक है एक वैरायटी, केसलमैन दूसरी वैरायटी, रॉयसम तीसरी वैरायटी, लेट सेंटा रोजा, लेट सेंटा रोजा चौथी वैरायटी, रूबी रेड, इनमें सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर भी देखा गया है। तो अगर वैरायटी के हिसाब से पूछेगा तब आप इन वैरायटीज को चूज करोगे सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर के लिए। और ये क्वेश्चन 2020 में जेआरएफ में पूछा था कि किसमें पाया जाता है, और 2021 में हमारे एसआरएफ में पूछा गया था कि सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर किसमें पाया जाता है। अगर मैं इतना समय दे रहा हूँ इस टॉपिक पे तो कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, तो आप भी इस चीज की वैल्यू समझिए। 2020 में आया है जेआरएफ में, 2021 में आया एसआरएफ में। एग्जाम्पल एक बार पेश कर वैरायटी पढ़ दीजिए। के बता दीजिए, स्वीट वैरायटी मीडियम, पढ़ के बता दीजिए। स्वीट मीडियम आपका है, हाँ पढ़ ही रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। स्वीट मीडियम जो है नॉन क्लाइमेट्रिक का है। सेंटा रोजा, जुलाई सेंटा रोजा क्लाइमेट्रिक का है। गोल्डन जापान, केसलमैन, रॉय सैम ROYSAM, लेट सेंटा रोजा और रूबी रेड, ये सब जो है नॉन क्लाइमेट्रिक का है। क्लियर है? सॉरी सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक का है। ठीक है, तो देखो सवाल दो तरीके के बन सकते हैं, या तो वैरायटी को पूछेगा कि बताओ प्लम की कौन सी वैरायटी क्लाइमेट्रिक है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, या फिर सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक है। लेकिन ऐसा सवाल अभी तक मैंने नहीं देखा है। 2 साल से मैं एग्जाम दे रहा हूँ और 4-5 साल से तो दे ही रहे हैं, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन सवाल आता है कि बताओ पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, इन चारों में से सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर किसमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली पीच में कोई वैरायटी, चेरी में या एप्पल में कोई वैरायटी पढ़े हो? नो सर। No. नो सर। पढ़े कहाँ है नो हम? सर। सीधा प्लम में। प्लम तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो भाई आप बिल्कुल प्लम को टिक करेंगे। तो प्लम में क्या कौन सा नेचर पाया जाता है? सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर, याद रखना। स्टार मार लो, 2 साल से पूछा गया, इस साल नहीं भी पूछा तो थर्ड ईयर वालों को अगले साल रिपीट में ये सवाल जरूर मिलेगा। सर थोड़ा नीचे करिए। तो ये इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? राइपनिंग क्लियर है सभी लोगों को? हो गया। यस सर। यस सर। ठीक भाई, बहुत एनर्जी लगा है इस चीज को समझने और समझाने में, तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए कितना हुआ है? 8-8 हुआ है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है ना। चलिए, तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा 10-15 मिनट और टाइम दीजिए, फिर ये क्रॉप पूरा खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन फ्रेशली चेरी या फिर एप्रिकॉट, क्या पढ़ोगे? एप्रिकॉट पढ़ोगे क्या? इसी से रिलेटेड है वो, एप्रिकॉट ही कर यस लेंगे। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद चेरी कर लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फ्रूट शेप वगैरह। ठीक, चलिए तो अब अपन आ जाते हैं किसमें? इंसेक्ट। ठीक है, कल्टीवेशन कंप्लीट। इंसेक्ट में याद रखना, देखो कोई नया इंसेक्ट नहीं है, वही सेंट जोस स्केल है। मैं सिर्फ नाम लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो नया आएगा उसको लिख दो। क्या नाम है? तो वही क्वाड्रा एस्पिडियोसस, परनिसियोसस, कोई नई चीज नहीं है। नीमाटोड वही सब, रूट नॉट नीमाटोड, रिंग नीमाटोड, वही सब अटैक करते हैं। उसके बाद प्लम फ्रूट मोथ, ये नया है। प्लम फ्रूट मोथ करके एक इंसेक्ट है जो इसको अटैक करता है। बॉटनिकल नेम लिख लीजिए, लेस्पेरिसिया।
LASPEYRESIA, हालांकि इनसे सवाल आते नहीं है बट लिख लिया रहो, पोमोनेला। तो ये एक नया इंसेक्ट है, ये वॉलनट को भी अटैक करता है, वॉलनट को और एप्पल को। ये फ्रूट में बोर करता है, फ्रूट चाहे वो इमेच्योर हो या मेच्योर हो, दोनों में अटैक करता है और क्या कर देता है, वहां पे टनल बनाता है और खाते जाता है फ्रूट के टिश्यू को। ठीक है, तो ये एक इंसेक्ट इसमें नया है, बाकी सब पुराने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिजीज। अच्छा, नीमाटोड है तो नीमाटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जरूर लिख लेना। मेरियाना 26-24 पढ़े थे, और एक हमने पढ़ा Yes, sir. था माइरोबालन 29C, ये दोनों ही यूज होता है। फिर आ जाते हैं डिजीज में। अब डिजीज में भी देखो, मैं आप लोग को जैसा हमेशा बोलता हूँ कि नाम आप एक बार एप्पल में याद कर लो, पियर में याद कर लो, आपको सब रिपीट ही मिलेगा। अब डिजीज में आ जाते हैं, सबसे पहले ओक रूट फंगस, कुछ नया है क्या? आर्मिलेरिया मेलिया, बोला था इस नाम को एक बार याद कर लो, जगह जगह आएगा। दूसरा हमने पढ़ा बैक्टीरियल कैंकर, कुछ नया है इसमें? किसी चीज को फॉल्स फायर ब्लाइट के नाम से आप पढ़े हुए हो, बैक्टीरियल Yes, कैंकर के नाम से कई जगह पढ़े हो, सुडोमोनास सिरिंजी, याद है ना? तो ऐसे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आपका ब्राउन रॉट, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ब्राउन रॉट। मोनीलिया फ्रूटिकोला। उसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपको इसमें याद रखना है, उसमें से एक स्टार मार्क करके लिखिएगा, जो कि आपको याद रखना है, वो है प्लम पॉकेट। ठीक है, जैसे कि आपका पीआर डिक्लाइन था, किसके कारण हो रहा था? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा। और पीच लीफ कर्ल, तो पीच लीफ कर्ल वायरस है। टेफ्रिना डी पीच लीफ कर्ल वायरस, टेफ्रिना डिफॉर्मिस। टेफेरिना डिफॉर्मेंस ना। यस सर। वैसे ही यहाँ पे प्लम पॉकेट होता है टेफेरिना प्रूनी। मैं वायरस लिखवाया हूँ क्या? नो हाँ सर। सर। नो सर, नहीं लिखवाया सर। है ना, हाँ वही टेफेरिना प्रूनी, इसके कारण होता है भैया प्लम पॉकेट, याद रखेंगे, फ्रूट साइज खराब वगैरह होता है। और साथ साथ इसमें एक वायरल डिजीज होता है जिसको आपको याद रखना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पॉक्स या प्लम फिर पॉक्स वायरस। सार्का। ठीक है, ये जो है किसके कारण होता है, तो ये होता है प्लम पॉक्स वायरस के कारण होता है। इसके लिए एक रेजिस्टेंट वैरायटी है, जिसे जो कि क्या है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है। कौन सा वैरायटी है? स्वीट हनी। हनी स्वीट, हनी स्वीट। है ना, हनी स्वीट। जहां तक ये भी कोड प्रोटीन टेक्नोलॉजी से बना है, ये भी पढ़ाया था, बताओ। कोड प्रोटीन टेक्नोलॉजी से बना है भैया, याद रखेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। Yes, जी सर। सर। इसके अलावा एक और लिख लो, मैक्स अगर पूछे तो। होने को इसमें 4 वायरल डिजीज हैं, सार्का, प्रून ड्वार्फ, स्टेनली प्रून डिक्लाइन और प्लम लाइन पैटर्न। पर आप लोग जो है एटलीस्ट ये 2 याद रखें, स्टेनली प्रून डिक्लाइन। ये टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस के कारण होता है, लिखिए, टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस के कारण होता है। तो ये इतने डिजीज एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे। देखो, याद रखने जैसा 2 ही है, एक आपका है प्लम पॉकेट, दूसरा प्लम पॉक्स, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पूछने को, और ये अगर पूछ दिया ये किस में होता है तो, अदरवाइज इसकी उम्मीद कम ही है। क्या लिखा है एक बार पढ़िए। स्टेनली प्रून डिक्लाइन, प्रून डिक्लाइन। ठीक है, टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस के कारण होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर स्लाइड ऊपर करना। यस सर। ठीक, ये लिख लो। फिर उसके बाद ब्रीडिंग और डिसऑर्डर और वैरायटी बस बचा है।
जहां तक हो पाएगा बताना, उसके बाद वैरायटी को अगर बोलोगे तो कल के लिए भी छोड़ सकते हैं। कल वैरायटी का एक छोटा सा क्लिप बना लेंगे और उसके बाद फिर एप्रिकॉट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, सर स्क्रीनशॉट पहला ले वाला लो क्या जाके। लिखे हैं सर, छोड़। ओक रूट फंगस, आर्मिलेरिया मेलिया। ठीक, चलिए अब आ जाइए, उसको बाद में वीडियो में भी देख लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन है क्या? तो याद रखेंगे भाई, कोल्ड रेजिस्टेंस के लिए हम जीन कहां से लेते हैं? तो कोल्ड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ब्रीडिंग के लिए प्रूनस अमेरिकाना, याद है? अमेरिकन प्लम, यस सर। प्रूनस नाइग्रा। ये क्या है? अमेरिकन प्लम है। और ये क्या है? कैनेडियन प्लम है। कैनेडियन। ठीक है, अमेरिकन प्लम, कैनेडियन प्लम, इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक फेमस प्लम ब्रीडर हुए, फेमस प्लम ब्रीडर, ब्रीडिंग के लिए कौन थे? तो वो थे बुरबैंक। लिख लीजिए, BURBANK। ये कहाँ के थे? कैलिफोर्निया, जो कि कहाँ मौजूद है? USA। यूएसए। तो कैलिफोर्निया USA के इंसान थे ये। ठीक है, प्लम सर में नाम क्या लिखे एक हैं? BURBANK। ठीक है, अच्छा आप लोगों को याद होगा, मैं एक फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग के बारे में बताया था टर्मिनोलॉजी में, कि जुवेनाइल पीरियड को रिड्यूस करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव के साथ ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग। तो क्वेश्चन आए कि फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग प्रोग्राम कौन से क्रॉप में स्टार्ट किया गया था? तो प्लम में किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस द जुवेनाइल पीरियड, मतलब प्रिकॉसिटी इंक्रीज करने के लिए, जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग आए, 5 साल 10 साल का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक जीन का भी इसमें नाम आता है, जिसे कहते हैं ट्रांसजेनिक अर्ली कंटिन्यूअस फ्लावरिंग जीन। एक्चुअली ये क्या है? अर्ली कंटिन्यूअस फ्लावरिंग जीन है, ECF जीन। ठीक है, ECF जीन को आइसोलेट किया गया था। इस जीन की खासियत क्या थी? इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। तो अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए ये काम किया गया है। तो आपको क्वेश्चन एक्चुअली बनता कहां से? यहां से, फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग क्या होता है, फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग कौन से क्रॉप में किया गया था। कितना हो जाएगा? ठीक, एक लास्ट वैरायटी बचा हुआ है, लिखेंगे? यस सर। यस सर। ठीक, एक स्लाइड थोड़ा नहीं। वैरायटी है, बस 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक जीन है उसी में आएगा ना? हाँ। अब देखो, वैरायटी अगर आपको पढ़ना है, आप लोग नोट करिए, तब तक मैं कुछ कहानी बताता हूँ। तो वैरायटी याद करने के लिए सबसे पहले 3 कहानी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। यूरोपियन प्लम है, जैसे कि आप लोगों ने यूरोपियन पियर और एशियन पियर के लिए ABCDE ऐसे करके ट्रिक बना बना के याद किया था ना, वैसे ही यूरोपियन प्लम के कौन से हैं, जापानीज प्लम के कौन से हैं, प्रून के एग्जाम्पल कौन से हैं, इसको याद करना है। तो यूरोपियन प्लम, यूरोप यानी कि पहले क्या याद आता था? अंग्रेज। अंग्रेज की रानी का नाम क्या था? विक्टोरिया, एलिजाबेथ, यही सब थे। यस सर। हाँ, यस तो भैया सर। यूरोप में ही इटली आता है। तो यूरोप में इटली के इंपीरियल प्रेसिडेंट, वो लोग कोई भी चीज में इंपीरियल जोड़ते थे, याद है? इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कर दिए। ठीक है, तो यूरोप में यस इटली सर। एक देश है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है क्या? मिस्टर जेफरसन। वो बहुत ज्यादा क्लाउडी वेदर या पानी गिरने वाले वेदर में, ठीक है, एक छाता पकड़ के यूरोप की महारानी विक्टोरिया को लेने जाता है। अब यूरोप की महारानी है तो किसमें आएगी भाई? अच्छी गाड़ी में आएगी ना। तो कौन सी गाड़ी में लेके आता है? लैम्बोर्गिनी में, जो कि येलो कलर का, गोल्ड कलर का होता है पूरा। ठीक है, अब इसमें आपका पूरा यूरोपियन प्लम की वैरायटी आ जाती है। ट्रिक क्या है? यूरोप में इटली के इंपीरियल प्रेसिडेंट
ठीक है, टाइम इसी में लगना है, बाकी तो लिखाया तो जा सकते हैं। यूरोप में इटली के इंपीरियल प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर जेफरसन, क्लाउडी और रेनी वेदर में ग्रीन छत्ता लेके, ग्रीन अम्ब्रेला कर लो, यूरोप की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया को लैम्बोर्गिनी में, लैम्बोर्गिनी जो कि कौन से कलर की थी? येलो येलो कलर। एंड गोल्ड, येलो एंड गोल्ड। भाई उन लोग का लैम्बोर्गिनी भी सोने का है, तो गोल्ड का या येलो कलर का ही होगा। येलो एंड गोल्ड कलर की थी, उसमें ड्रॉप करने गए। कहानी हो गई पूरी, समझ में आया? अब देखो, यूरोप में यानी कि वैरायटी किसकी है? यूरोपियन। इटली के इंपीरियल प्रेसिडेंट यानी कि इटली एक वैरायटी है, इंपीरियल एक वैरायटी है, प्रेसिडेंट एक वैरायटी है, जेफरसन एक वैरायटी है। समझ में आ रहा? कितने वैरायटी क्लियर हुए यूरोपियन के? इटली, इंपीरियल, प्रेसिडेंट, जेफरसन। ठीक है, अब देखो ये कौन से वेदर में गए? रेनी और क्लाउडी वेदर में, मतलब वैरायटी क्या बनी? रेने क्लाउड बन गया वैरायटी। ग्रीन अम्ब्रेला लेके यानी कि ग्रीन गेज कौन को लेके लेने गए थे? विक्टोरिया को, यानी कि क्या हो गया? विक्टोरिया। ठीक है, कौन सी गाड़ी में गए? लैम्बोर्गिनी, तो वैरायटी क्या हो गई? लैम्बर्ड। ठीक है, और वो लैम्बोर्गिनी कौन से कलर की थी? गोल्डन और येलो कलर की। और इसमें करने क्या गए थे? वो ड्रॉप करने गए थे क्या? तो येलो ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप। ये एक हम, ये मेरे साइड से जो बन पाया था या जो अपन 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ भाई। बाकी और बेटर बनाए तो बना लेना, बहुत लंबा कहानी है, पर हाँ एक बार याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। ट्रिक में गोल्ड कलर, हाँ क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। सर जो ट्रिक में लिखाए हैं गोल्ड कलर के बाद क्या लिखे हैं सर? गोल्ड कलर थी, गोल्ड कलर की थी, उसमें ड्रॉप करने गए। मतलब इटली प्रेसिडेंट यूरोप की क्या बोलते हैं, यूके प्रेसिडेंट को लिफ्ट दे रहा है, अल्टीमेटली बात यही है, विक्टोरिया। अब ऐसा है कि महारानी को आप लिफ्ट देने जा रहे हो तो ऐसे ही तो जाओगे नहीं, पानी गिर रहा है तो छत्ता भी लेके जाओगे, गाड़ी भी सही होनी चाहिए। तो वही कहानी है, समझो। एक से एक ट्रिक बनाया जाता था। सुरुचि ने सुरभि के साथ मिलके सुप्रिया को नदिया में डुबो के मार दिया। सुरुचि, सुरभि, सुप्रिया, नदिया, महारानी, ये सब जो है किसका वैरायटी है? स्पाइस पढ़ रहे हो क्या? स्पाइस में किसमें पढ़े होगे? जिंजर का या उधर कुछ गार्लिक, किसका है? जिंजर या क्या टर्मरिक, कोरिएंडर। दोनों में से? कोरिएंडर कोरिएंडर का। है। हाँ जिसका भी है, एक किसी का है ये। अब बहुत पहले पढ़े थे, तो ऐसे जी बहुत सारे ट्रिक बना बना के याद कर सकते हो आप लोग चीजों को, तो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। सर, सर ये जो अब वैरायटी हो यूरोपियन
प्लम की वैरायटीज अब सारी। हाँ, ये सब यूरोपियन प्लम की वैरायटी है। अब आते हैं जेपनीज प्लम। अब देखो, जेपनीज प्लम में अब आ जाते हैं अपना, जेपनीज जापान वाले लोग जो है क्या मना रहे हैं, क्रिसमस, ठीक है। तो जापान में क्या हुआ, सेंटा क्लॉस आया, तो वहां दो लोग थे, एक का नाम था केल्सी और दूसरी लड़की का नाम क्या था, मैरी। दोनों को सामने बुला के बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिया। बस यही कहानी है। कहानी क्या है, जापान में सेंटा क्लॉज ने मैरी और केल्सी को फ्रंट में बुला के, सामने बुला के सब लोगों से 7, ठीक है, 7 ब्यूटीफुल गिफ्ट दिए, जो कि एलिफेंट के हार्ट के साइज का था। ठीक है, अब कहानी कुछ भी हो, याद करने से मतलब है, ठीक है। तो जापान मतलब क्या हो गया, जेपनीज। सेंटा मतलब क्या हो गया, सेंटा रोजा। केल्सी मतलब केल्सी वैरायटी, ठीक है। मैरी मतलब मैरी पोजा, वैरायटी का नाम पढ़े हो ना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्यूटी, ब्यूटीफुल, यानी कि वैरायटी क्या हो गई, ब्यूटी। 7 गिफ्ट दिए यानी कि सत सुमा। एलिफेंट के हार्ट के जितना, यानी कि वैरायटी क्या हो गई, एलिफेंट हार्ट। इतनी वैरायटी है जापानीज प्लम। नेक्स्ट आता है प्रून। अब देखो, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ दिया तो वो किस्मत की बात है, लेकिन जो प्रून वाली वैरायटीज हैं इससे 100% क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रून की वैरायटी लिख लो सबसे पहले, इटली इंपीरियल प्रेसिडेंट। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, हैंडबुक से एक बार चेक कर लेना, अगर कोई चीज चेंज करना होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सुगर प्रून, ग्रीन गेज, जेफरसन, जायंट प्रून, ठीक है। इतनी वैरायटी है प्रून की। वैरायटी बना, ट्रिक बना लेना, इटली के प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी, इटली के इंपीरियल प्रेसिडेंट, वही ऊपर वाले ही ट्रिक है। इटली के इंपीरियल प्रेसिडेंट जेफरसन को ग्रीन प्रून पसंद है। इटली इंपीरियल प्रेसिडेंट ग्रीन शुगर प्रून, तो याद करने जरूरत है, ग्रीन गेज, जेफरसन, जायंट प्रून, सब इसमें आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। सर ये ग्रीन करके क्या लिखा हुआ है सर, जेफरसन के साइड ग्रीन पे? गेज, गेज गेज। ठीक हुआ यहां तक, चलो ये यस जितना सर। ट्रिक व्रिक का क्वेश्चन था यहीं तक हो गया। अब बस 5 मिनट बस और, फिर उसके बाद खत्म, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा कि जेपनीज वैरायटी जनरली क्या होती है, सेल्फ स्टेराइल होती है, सेल्फ इनकम्पेटिबल होती है, या सेल्फ अनफ्रूटफुल कह सकता हूं मैं, है कि यस। नहीं। यस तो सर। लेकिन इसमें कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, तो इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए, जो कि क्या है आपके कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, मतलब क्या है, सेल्फ
फर्टाइल हैं। एग्जाम्पल लिखिए, मैरीपोजा, क्लाइमेक्स, रेड रोजा, सेंटा रोजा, ब्यूटी, हरमन, क्यूलिंग। आप इसको तो वैसे भी पॉलिनाइजर में पढ़ ही चुके हो, तो ऑब्वियसली सेल्फ फर्टाइल होगा ही, है कि नहीं। तो वैरायटी आप लिख सकते हो MSC, M फॉर मैरीपोजा, S फॉर सेंटा रोजा और C फॉर क्लाइमेक्स। ठीक है। सर रेड रोजा के नीचे क्या? रेड रोजा और ब्यूटी। वो हरमन कॉलिंग है ना? हाँ, हरमन और क्यूलिंग। तो ये याद कर लेना, आप अपने हिसाब से ट्रिक व्रिक बना लेना, जैसा भी है, बस ये याद होना चाहिए। और ये एक याद रखना भैया, HVC, ये क्या है आपके पॉलिनाइजर है, कॉमन पॉलिनाइजर क्या है, हरमन, विक्टोरिया और क्यूलिंग, ये लिख लीजिए पॉलिनाइजर के रूप में। यूरोपियन को कौन पॉलिनेट, यूरोपियन सबको पॉलिनेट कर सकता है, लेकिन जापानीज यूरोपियन को नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है ना सबको। यस सर। यस अगर आप सेल्फ स्टराइल वैरायटी का भी नाम लिखना चाहते होगे जापानीज के, ठीक है, तो वो है केल्सी, एल्डोरेडो, फार्मोजा, विक्सन, अगर याद करना चाहो तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतनी वैरायटी आपको याद रखनी थी। पॉलिनाइजर तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो पहले ही, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांसजेनिक वैरायटी लिख लीजिए। ट्रांसजेनिक वैरायटी का नाम है आपका हनी स्वीट, ठीक है। प्लम पॉक्स वायरस के लिए है ये, ठीक है। कोट प्रोटीन टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है। इसके अलावा सेंटा रोजा का क्रॉस याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रूनस सेलिसियाना इंटू प्रूनस सिमोनी इंटू प्रूनस अमेरिकाना, अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे। क्रॉस टाइप कौन सा है, A इंटू B इंटू C वाला टाइप का क्रॉस नहीं पढ़े हुए, इसी टाइप का है, ठीक है। लीडिंग इंडियन कल्टीवार है, सेल्फ फ्रूटफुल है। लो चिलिंग वैरायटी की अगर बात करेंगे तो सतलुज पर्पल, हालांकि लिख लीजिए सतलज पर्पल, इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग टेक्निक में यूज होता है, याद है, ठीक है। और आलू बुखारा। इसमें से एक वैरायटी बस और याद रखना, गोल्डन ड्रॉप, इसमें एप्रिकॉट फ्लेवर आता है, रिच एप्रिकॉट फ्लेवर। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैरायटीज हो सकती है, बट वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है बहुत सारा लिखवाने का। आप लोग याद रखेंगे, देखो इसमें याद रखने जैसा अभी तक अगर अपन पढ़ें तो ट्रांसजेनिक, सेंटा रोजा, लो चिलिंग वैरायटी, गोल्डन ड्रॉप और सेल्फ स्टराइल और HVC पॉलिनाइजर, इतना ही है। बाकी तो भाई प्रून की वैरायटी आपको याद करनी पड़ेगी, प्रून का एक याद कर लेना। बाकी जापानीज और यूरोपियन कौन सा है, ये किस्मत से आ गया तो आ गया, नहीं तो उम्मीद कम। इसके अलावा इसकी वैरायटी में 4 ग्रुप पाया जाता है, उसको आप लोग एक बार बुक से पढ़ना। 4 ग्रुप पाई जाती है वैरायटीज की, जिससे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। SRF में पूछा गया था, JRF में मैं नहीं देखा हूँ। रेनी क्लाउडे और आपका लेम्बर्ड और येलो एग और ऐसे करके ना 4 ग्रुप है प्रूनस के, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, वैसे उसके क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है जहां तक मैंने जितना देखा है, ठीक है। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अगर आप प्लम में पढ़ो तो बहुत है, ठीक है। आप लोग एक बार कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ लेना, जो छूटा होगा, जो छूट गया होगा, उसको एक बार मुझे बताना, तो मैं आप लोग को ऐड करा दूं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट में वैसे ज्यादा चीज बचा नहीं है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्रॉप में एप्रिकॉट पढ़ाने से पहले उसी वीडियो में 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, तो उसमें जो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट मेरे साइड से छूट गए होंगे वो मैं आप लोग को लिखवा दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ में कोई डाउट है क्या?
नो सर। सर वो आवाज आ रही? फ्लावरिंग वाला थोड़ा दिखा देंगे क्या? फ्लावरिंग वाला कौन सा? सर छूट गया जो शुरुआती में सर। फ्लावरिंग में कहाँ पे? ये वाला जगह है क्या? ये देख लीजिए जो भी छूटा हुआ है। सर थोड़ा ऊपर। ठीक, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा, और कोई डाउट होगा तो बताइएगा।